बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार कादमी। और हाँ, सबका असम्बलियाँ तोड़ने का ख्वाब पूरा होगा या नहीं, इस पर सवालिया निशान लग गया, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने खान साहब को लाल झंडी दिखा दी है कि मार्च तक असम्बली ना तोड़ी जाए। तो खान साहब ये सुनते ही बीमार पड़ गए और उनकी तबीयत ख़राब हो गई है और वो कल हस्पताल पहुँच गए बीमारी की हालत में, और उन्हें तमाम सियासी मसरूफियात भी तर्क किए रखी। तो ये सारा मामला क्या है, खान साहब की उम्मीदों पर कैसे ओस पड़ी और उनके ख्वाब कैसे टूटे, जिस तरह उनके पिछले 7-8 महीने से ख्वाब टूट रहे हैं, उनकी उम्मीदों पे पानी फिर रहा है। तो इस तरह एक और मामला उनके साथ दरपेश आ गया। परवेज़ इलाही साहब ने एक अहम शख्सियत से मुलाकात का एतराफ़ किया है, और वह अहम शख्सियत कोई और नहीं है बल्कि वो आला फ़ौजी शख्सियत है, जिसके हवाले से उन्होंने इस मुलाकात का एतराफ़ किया। तो उन्हें इस मुलाकात का एतराफ़ क्यों करना पड़ा, और इस मुलाकात के बाद जो डेवलपमेंट हुई है उनके नतीजे में जो सियासी मंजरनामा बना है, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि वो क्या है। तो समझ तो आप गए ही होंगे, लेकिन अगर आप नहीं समझे तो फिर आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि ये पिक्चर क्या बन रही है और किस तरह सारी कहानी जो है वो टाइट फिश हो गई है, बिल्कुल मामला उलट गया। नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से पाकिस्तान के बड़े मोतबर उर्दू रोजनामे ने खबर दी है कि वो वापसी की तैयारियां पकड़ने और उन्होंने वापसी का सिग्नल दे दिया है। और लीगी ज़राए के हवाले से उन्होंने बताया कि नवाज शरीफ जो है वो आइंदा इंतखाबात से कबल वतन वापसी का प्रोग्राम पहले ही बना चुके हैं, लेकिन अगर इमरान खान साहब असम्बलियाँ तहलील करते हैं तो वो फौरी वतन वापस आ जाएंगे। लेकिन ये मामला यानी नवाज शरीफ की वापसी का मामला असम्बलियाँ तोड़े जाने से मशरूत है। तो अगर खान साहब ने मामला मार्च तक मौखर कर दिया है या उन्हें मार्च तक असम्बलियाँ तोड़ने से रोक दिया गया है, तो फिर नवाज शरीफ की वापसी भी यकीनी तौर पर जो दिसंबर है, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि दिसंबर में नवाज शरीफ वापस आ जाएंगे, और उनकी वापसी कटाई में पड़ जाएगी और वो फिर अगले 2-3 महीने बाद ही पाकिस्तान वापसी का रुख करेंगे। तो मार्च प्रॉबली वो तारीख है जब नवाज शरीफ वापस आएंगे और मुल्क में जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है इलेक्शन के हवाले से वो शुरू हो सकती है। लेकिन ये सारी सूरत हाल बनी कैसे, इस पर बात करेंगे। लेकिन एक और ख़बर आपको देते हुए, बड़ी खबर है, वो है इसराइली सदर आइज़क हर्ज़ोग का दौरा खलीजी रियासत। वो बहरीन के दौरे पर पहुंच गए हैं और अगला दौरा उन्होंने करना है यूएई का। तो जहां पर खित्ते में बहुत सी तब्दीलियां आ रही हैं, उन तब्दीलियों से पाकिस्तान की सियासत पर क्या कोई असर पड़ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं जिनमें यूएई और सऊदी अरब है, उनके इसराइल से बढ़ते हुए तल्लुकात क्या पाकिस्तान पर दबाव लाएंगे और पाकिस्तान भी उनको फॉलो करेगा या नहीं करेगा। क्योंकि पाकिस्तान में इस सवाल को लेकर बड़े अरसे से बहस चल रही कि क्या पाकिस्तान के इसराइल के साथ ताल्लुकात होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। तो पाकिस्तान वो वाहिद इस्लामी मुल्क है या वो एटमी ताकत है जो अभी तक इसराइल के मज़मूम इरादों की राह में ख़ाइल है। ईरान और पाकिस्तान, ईरान भी है, तो ईरान भी इसराइल के मज़मूम इरादों की राह में ख़ाइल रहा है हमेशा और फ़लस्तीनियों के साथ खड़ा रहा है। तो पाकिस्तान और ईरान तकरीबन एक ही पेज पर है, लेकिन जो अरब ममालिक हैं उनका जो बदलता हुआ पेज है उस पर पाकिस्तान की पोजीशन जो है डिफाइन हो जाएगी। इमरान खान साहब की हुकूमत पर भी इल्ज़ाम लगा कि वो इसराइल के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे थे, और अगर इमरान खान रहते तो मुमकिन है कि वो इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात को ठीक कर चुके होते या अरब ममालिक को फॉलो कर चुके होते। लेकिन अब आएंगे पाकिस्तान की लोकल सियासत है उसके ऊपर, बड़ी खबर के ऊपर आएंगे कि खान साहब को परवेज़ इलाही ने लाल झंडी दिखा दी है, और क्यों दिखाई है। और उन्होंने एक आला फौजी अफसर से मुलाकात का एतराफ़ किया है। चौधरी परवेज़ इलाही ने बैक टू बैक 2 इंटरव्यू दिए, और ये इंटरव्यू देने का मकसद क्या था, ये पूरी पिक्चर जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि ये सारी पिक्चर क्या चल रही है। पिक्चर ये चल रही है कि चौधरी मुनस इलाही ने ये दावा किया था कि जनरल बाजवा साहब ने उनसे ये कहा था कि वो इमरान खान के साथ चले जाएं। जब इमरान खान के खिलाफ तहरीक अज़मत बात पेश की जा रही थी, तो जनरल बाजवा के इंसिस्ट करने पर काफ लीग जो है वो इमरान खान के साथ इत्तेहादी बन गई थी, और फिर पंजाब में परवेज़ इलाही साहब को वज़ारत आला मिल गई। ये सारा मामला इससे पहले वो पीडीएम के साथ तय कर रहे थे और पीडीएम ने उन्हें अपना वज़ीर आला मान लिया था। लेकिन फिर तासुर ये जा रहा था कि बाजवा साहब के कहने पर चौधरी परवेज़ इलाही ने अपनी पोजीशन बदली और वो इमरान खान के साथ चले गए। इस बात का नोटिस हुआ है, इस बात का कहीं कुछ हलकों में, ताकतवर हलकों में नोटिस हुआ कि ये गलत बयानी है, तो उसको काउंटर कैसे किया जाए। जुमेरात के रोज़ जब परवेज़ इलाही ने मुलाकात की इमरान खान से, तो फिर उसके बाद उन्हें दोबारा इस्लामाबाद जाना पड़ा। तो क्या यही था कि उनकी किसी आम शख्सियत से मुलाकात ड्यू है
और वो आर्मी चीफ से मुलाकात के इंतजार में बैठे की खबर मैंने भी आपको दी थी, लेकिन उनकी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात नहीं हुई। लेकिन जिनसे उनके पुराने ताल्लुकात हैं, ज़ाती मुरासम है, जिनको वो कॉल करते हैं या जिनकी कॉल वो सुनते हैं, उनके साथ उनका राब्ता हो गया। और फिर इस्लामाबाद में बैठने का फ़ायदा चौधरी परवेज़ को ये हुआ कि ताकतवर हल्कों के कुछ क्वार्टर तक उनकी रसाई हो गई, कांटेक्ट हो गया। और फिर वहाँ जो बातें हुई, उन बातों के बाद ये ज़रूरी था कि परवेज़ साहब इसका बरमला इजहार करते। यानी जिन बातों पे फ़ौज को अभी भी नाराज़गी है वो ये है कि जनरल बाजवा पर जो एलिगेशन लगाया है इमरान खान साहब ने कि जनरल बाजवा डबल गेम खेले थे। इमरान खान साहब ने इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उन्होंने बाजवा साहब पर डबल गेम खेलने का जो इल्ज़ाम लगाया उसकी बुनियाद मोनस सलाई का बयान था। तो फिर इसकी वजाहत कौन करता? जनरल बाजवा खुद तो कर नहीं सकते थे। जनरल बाजवा की अब वो पोजीशन नहीं है, वो आर्मी चीफ भी नहीं है, वो सियासी रहनुमा भी नहीं है और वो फ़ौज के साबिक़ सरबराह की हैसियत से सियासतदानों के सवालों के जवाब देने के पाबंद भी नहीं है, ना खुद पर लगने वाले इल्ज़ामात का किसी फोरम पर दिफा कर सकते हैं। तो इस किस्म का दिफा करने के लिए फिर इस किस्म के वो जो इस्टेब्लिशमेंट के असासे होते हैं ना, सियासी असासे, उनको इस्तेमाल किया जाता है। तो परवेज़ साहब ज़ाहिर है वो एक सियासी असासा है और वो इस बात का इनकार भी नहीं करते कि वो शुरू से इस्टेब्लिशमेंट के खिदमत गुजार हैं और आज भी वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने राब्ते रखना चाहते हैं और उनके फ़ैसलों पर ही चलते हैं, उनके अहकामात को ही बजा लाते हैं। और इमरान खान के साथ जाने का जो उनका फ़ैसला था उसके पीछे भी इस्टेब्लिशमेंट थी। लेकिन छोटे चौधरी के बयान के बाद बड़े चौधरी साहब की जो पेशी हुई, इसमें मैं पेशी कहूँगा क्योंकि उनको बुला के फिर समझाया गया चौधरी परवेज़ साहब को कि ये आपके जो साहबजादे ने चवल मारी है जिसमें उन्होंने जनरल फैज़ को डिफेंड करने की कोशिश की, उसका इमरान खान ने गलत मतलब लेके फ़ौज के ऊपर अटैक कर दिया है। और फ़ौज की जो पॉलिटिकल है ना, यानी वो जो फ़ौज ख़ुद को सियासत से लातल्लुक़ कर चुकी है, उसके बयानिए के ऊपर हरफ आया है, शुकूक व शुबात पैदा हुए हैं और इदारे का जो मौक़िफ़ है उसको जो है वो यानी ठेस पहुँची है, नुकसान पहुँच रहा है। होने की वजाहत करो, होना था जाके क्लियर करो, इस मामले को टेकअप करें, इसको ठीक करें। परवेज़ साहब फिर नशे नशे आए, उन्होंने अपने हम ख्याल 2 मीडिया चैनलों से ये नज़र आ जाता है ना किसी इंटरव्यू किसको दे रहे हैं और कौन इंटरव्यू ले रहा है, कौन कर रहा है। तो ये प्लांटेड इंटरव्यू थे दोनों। और इसमें जो डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार को इंटरव्यू दिया, उन्होंने एक समीम इब्राहिम को इंटरव्यू दिया। दोनों इंटरव्यू मेन मुद्दा था वो ये था कि सबसे पहले परवेज़ साहब ने ये बताया कि उनकी मुलाकात हुई है किसी आला फौजी शख्सियत से। वो मुमकिन तौर पर DDI से हो सकते हैं, मुमकिन तौर पर DGC हो सकते हैं, जनरल फैसल नसीर हो सकते हैं। ये 2 शख्सियात हैं जिनके हवाले से ये गुमान किया जा सकता है कि उनकी मुलाकात हुई है। और ये सवाल डॉक्टर मारिया ने पूछा उनसे और उन्होंने कहा जी आप नाम ना लें। उन्होंने सवाल पूछा था कि आपकी DEI से मुलाकात हुई है, तो प्रॉबेबली वो ये जाहिर करने की कोशिश करें। अभी इंटरव्यू के शुरू में चीज़ें तय हो जाती है कि आपने सवाल क्या पूछा, तो ये सवाल पूछा गया कि आपकी कोई मुलाकात हुई है। तो मुलाकात का हवाला क्यों दिया गया? मुलाकात का हवाला इसलिए दिया गया कि चौधरी साहब बताना चाहते थे कि इसके बाद वो जो आने वाली बातें करेंगे वो उस मुलाकात के नतीजे में होने वाली गुफ्तगू या फैसलों की रोशनी में होगी। तो उन्होंने पहले मुलाकात का सवाल पूछवाया, फिर उसके बाद उसको इकरार और इनकार में उसका इकरार किया कि यस मुलाकात हुई है। और फिर उन्होंने बताया कि हमने इमरान खान साहब को जो बातें बताई है ना, चौधरी साहब छेती आगे पॉइंट थे, ज़्यादा लंबा उन्होंने खींचा नहीं। उन्होंने कहा जी मुलाकात हुई है, फिर अगली गाल सुन लो कि ऐसे इमरान खान कहता है कि जनाब असम्बलियाँ जो चाहते हैं वो तोड़ लें, लेकिन चूँकि आपकी तो तबीयत ही ख़राब है, आपकी तो टांग में 3 गोलियाँ लगी हुई है और आप अगले 4 महीने तक बेड से उठ ही नहीं सकते, तो फिर आप इलेक्शन कैंपेन कैसे चलाएंगे? आप अगर आज असम्बलियाँ तोड़ देते हैं और फिर इलेक्शन कैंपेन कौन चलाएगा? इमरान खान के बगैर तो हम इलेक्शन जीत नहीं सकते। तो कहते हैं कि ये हमने इमरान खान को भी बताया कि जनाब आप तो उठ नहीं सकते और जब आप 4 महीने बाद सेहतयाब होंगे तो फिर देख लेंगे, फिर असम्बली जो आप कहेंगे वो कर लेंगे, वैसे से तैयार आप। और समरी वाली बात पे उन्होंने कहा जी कि समरी लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम बस ज़ुबान के पक्के हैं, हमने उनको ज़ुबान दी, उन्होंने हमें ज़ुबान दी, अभी ज़ुबानी के भी बातें हो रही है। तो परवेज़ साहब ने बता दिया कि जनाब कि 4 महीने बाद इलेक्शन हो गए, यानी इलेक्शन नहीं हो गए बल्कि 4 महीने बाद इलेक्शन पर बात होगी, मार्च में इलेक्शन पर बात होगी। और अब आपने सोचना है कि इसमें फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है। उस हवाले से हमें बैठना है। वो बैठे, पहले तो अपने MPs की बात की, उन्होंने कहा जी कि हमारा इलेक्शन तो आपने लड़ा था पहले भी, तो आप अब 4 महीने तक ये इसकी वजह से
अनफॉर्चुनेटली अल्लाह ताला ने आपको नई जिंदगी दी, तो आप खड़े नहीं हो सकते। जब खड़े हो जाएंगे तो फिर बैठ के ये बात दोबारा कर लेंगे। लेकिन क्या ये बात सही है? फिलहाल 4 महीने के लिए तो बिल्कुल 4 महीने के लिए अभी कुछ नहीं हो रहा? नहीं। अच्छा, तो इसका मतलब कि ये अभी मुज़ाकरात के लिए अच्छा मौका है अपोजिशन को कि वो बैठे और बैठ के बात तो करें। मार्च तक तो फिर कुछ नहीं हो रहा? वो मार्च में, फिर मार्च तक उससे पहले अपना होमवर्क करना चाहिए ना। हाँ। जिसमें खास तौर पे कैसे इलेक्शन होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमें बड़े इतराज़ात हैं और उनकी ये कोशिश है कि खान साहब को डिस्क्वालीफाई किया जाए। सर फिर ना ही समझे है ना, फिर तो असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करती हुई नजर आ रही है। नहीं, ये बात नहीं है। अब ये डिपेंड करेगा कि ये अपोजिशन वाले किस तरह बिहेव करते हैं। अच्छा, और जो बिठाने वाले हैं वो बिठाएंगे। लेकिन आप ये कह रहे हैं मार्च तक तो ये होने नहीं मार्च तक तो इसी तरह ही है। नहीं है। अच्छा ठीक है। अगर मार्च में इलेक्शन पर बात होती है तो इसका मतलब है कि सपोज अगर हुकूमत कहती है चले मुज़ाकरात कर लेते हैं, तो मार्च के बाद अप्रैल, मई और जून बजट आ जाएगा। बजट से पहले फिर हुकूमत जाएगी नहीं। बजट किसी हुकूमत को पेश करना है तो निगरान हुकूमत के ज़ुम्मे डाला नहीं जा सकता। IMF के साथ मामला चल रहे हैं और भी बड़े मामला चल रहे हैं। फिर उसके बाद 1 महीना बचता है जुलाई का। अगस्त में हुकूमत ने वैसे ही ख़त्म हो जाना है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये प्रॉब्लली महीने हो सकते हैं इलेक्शन के। अगर ख़ास अब अच्छे बीबी बच्चे बन के गुजारा करें, यानी मार्च में आए फिर बात करें, तो 1 आध महीने की रियायत मिल सकती है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। अगर खास साहब ने चूच रहा की तो फिर मामला गड़बड़ होगा। तो खास साहब को कहते हैं ना कि उल्टी आते गले पड़ गई। खास साहब ने जो ड्रामा किया था ना, गोलियां लगने का, जख्मी होने का, बीमार होने का, अब उनके गले पड़ गया। क्योंकि खास साहब सबको कहते फिर है ना वो तो चल नहीं सकते, वो माजूर हैं। माजूर से मुराद वक्ती तौर पर माजूर है। उनकी टांग में 4 गोलियां लगी हुई है और 3-4 महीने लगने उन्हें ठीक होने में। और ये बात हमें पुरानी साहब ने बताई है। वैसे इमरान खान साहब तो जाके जलसा कर लिया था। अब अगर इमरान खान साहब 24 नवंबर का जलसा बैसाखियों के सहारे, वॉकर के सहारे कर सकते हैं और उससे अगले रोज मुलाकात के दौरान टांग पे टांग रख के गुफ्तगू कर सकते हैं, तो फिर ये कहने की क्या जरूरत थी 24 जुलाई को कि जनाब आप तो 4 महीने तक ठीक नहीं हो सकते। तो ये दी गई है फेस सेविंग में, जनाब लत दा बहाना बनाओ कि जनाब मैं तो 4 महीने तक चल नहीं सकता, और ये उनको मशवरा दिया गया है। तो असम्बलियों का जो तोड़ना है वो टाल लें। तो ये खबर मैंने भी आपको दी थी कि खास साहब इस मामले को ले जाएंगे मार्च अप्रैल तक और असम्बलियां नहीं तोड़ेंगे। अगर मेरे पिछले भी लोग आप उठा के देख लें तो मैंने ये बरमला कह चुका हूं कि ये बात आगे जाएगी। खास साहब असम्बलियां नहीं तोड़ेंगे। अब असम्बलियां तोड़ने की उन्हें जल्दी क्यों थी, ये भी आपको बताता हूं कि खास साहब के ज़हन में असम्बलियां तोड़ने का ख्याल आया कैसे और उस ख्याल को उन्होंने यूज़ कैसे किया। तो मेरे जैसे कुछ लोग जो शायद सादा दिल है, वही कहते थे कि पंजाब में उनकी हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत है, तो फिर इन्हें नए इलेक्शन कराने की क्या ज़रूरत है, दोबारा इनकी हुकूमत फिर आ जाएगी, तो फ़र्क क्या पड़ेगा। तो जो कानूनी आईनी माहिरीन है जिनसे मेरी गुफ्तगू हुई है, वो कहते हैं कि अगर अब पंजाब असम्बली तोड़कर या खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़कर इलेक्शन कराए जाए कबल अज़ वक्त, तो इसका मतलब होगा कि ये नए इलेक्शन कराए जा रहे हैं और जो इसके सिलसिले में नई असम्बलियाँ वजूद में आएगी वो अगले 5 साल के लिए होगी। पंजाब और सिंध खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन हो जाते हैं तो फिर पीछे वफाक और सिंध और बलूचिस्तान के इलेक्शन वो आम इलेक्शन होंगे। ये 2 असम्बलियाँ अगले 5 साल के लिए मार्ज वजूद में आ जाएगी। तो खास आपको ये बताया गया था कि अगर ये दोनों असम्बलियों में, चूंकि इस वक्त हम इलेक्शन में चले जाए, जीत सकते हैं, दोनों में हमारी हुकूमत होगी और जब आम इंतखाबात हो गए तो इन्हीं 2 सूबों में का जो मैंडेट है वो बड़ा फ़र्क डालेगा। क्योंकि जो पंजाब में हुक्मरान होता है उसके लिए फेडरल में जाना मुश्किल होता है। पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, सबसे ज़्यादा सीटें कौमी असम्बली की पंजाब में है। तो जो वफाकी हुकूमत बननी होती है, जो कौमी हुकूमत बननी होती है, उसके लिए पंजाब जीतना बड़ा ज़रूरी है। तो जब इलेक्शन होगा पंजाब में हमारी हुकूमत होगी। तो ये कोई शेख चिल्ली का एक ख्वाब होता है, उस तरह की कोई तरकीब निकाली गई थी। वो तरकीब जो है वो अपनी जगह हो सकता है वैलिड हो, लेकिन इसमें कई मराहल थे। निगरान हुकूमत का बनाना, वो कौन बनाएगा, इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन जो है वो उसमें खास एतराज़ उठा चुके हैं। तो खास वो कह के फंस गए थे, यानी असम्बलियाँ तोड़ने वाली बात ये थी, ना निगली जा रही थी ना उगली जा रही थी। तो अब उसको जो है उसका एक रास्ता निकाला गया है और वो रास्ता उतो ही आया जेडे कहते हैं कि असी सियासत नाल साडा कोई तल्लुक नहीं गा। तो मैंने आपको ये कहा था कि उनका सियासत से तल्लुक इतना ही है, जो उन्होंने कहा कि हमारा सियासत से कोई तल्लुक नहीं, वो इतना है कि वो किसी हुकूमत को लाने या गिराने में अपना किरदार अदा नहीं करेंगे। लेकिन ये नहीं हो सकता कि बाकी के सियासी मामलात में, यानी सियासतदानों से मिलना, सियासतदानों से गुफ्तगू करना या फिर
और मुल्की मामला जो है उनके ऊपर सियासतदानों से बात ही ना करना, ये नहीं होगा। यानी अड्डे में से शरीफ नहीं हुए कि यानी फिर कहना पड़े कि हम शरीफ क्या हुए, पूरी दुनिया ही बदमाश हो गई। तो इतनी ढील जो है वो आपकी इस्टेब्लिशमेंट आपको देगी नहीं, ना फौज देगी ना अदलिया देगी। तो जितनी दी है वो इतनी दी है कि इलेक्शन कराए मेरिट पर, और जो जिसकी हुकूमत बने वो बना ले। हम हुकूमत बनाने में गिराने में किरदार अदा नहीं करेंगे। ये है वो जो अगले 10 साल के लिए फौज की पॉलिसी है, 10-12 साल के लिए, 5 साल के लिए, जब तक कोई और खुदा नास्ता हालात ऐसे नहीं हो जाते तो चलता रहेगा मामला। तो खान साहब को ये फार्मूला चौधरी पुरजलाई के जरिए थमा दिया गया कि एलो चूरन। अब खान साहब ने असम्बलियाँ तोड़नी है तो तोड़ ले, तोड़ने के बाद फिर वो इलेक्शन भूल जाए, फिर इलेक्शन नहीं होने, ये भी उन्हें बता दिया गया। तो जो पुरजलाई के इंटरव्यू में 2-3 अहम बातें और भी थी ना, जिसमें उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन जो है यानी मार्च तक तो खान साहब, चूँकि खान साहब ने पोलिटिकल कैंपेन चलानी है, इधर खान साहब खड़े होंगे, उधर नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ रहा होगा, तो दोनों आमने सामने होंगे। तो अगर खान बीमार है, वो चल ही नहीं सकता, तो खान को हवा भी भरी गई ना कि अगर आप नहीं होंगे खान साहब जलसों में तो हम तो इलेक्शन लड़ ही नहीं सकते, जीत ही नहीं सकते। आपने तो जलसे करने हैं, ये बाई इलेक्शन आपने 60 जलसे करके 20 सीटें जीती थी, तो ये तो आप ही का कारनामा था, हम तो नहीं जीत सकते थे। तो खान साहब को चने के झाड़ पे भी चढ़ा दिया गया है और उनके नीचे से टांगे भी खींच दी गई है, यानी चढ़ा देता है हूँ लाना किन्ने में। अब खान साहब चने के झाड़ के ऊपर लटके हुए थे, असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान कर बैठे, वहाँ से निकलना जो है वो निकलना मुश्किल नहीं था, ये भी तय था पहले से। लेकिन वो अचानक एक बीच में सिचुएशन पैदा हो गई जब लोगों ने कहा कि जनाब फार्मूला ये कि अगले 5 साल के लिए दोनों असम्बलियाँ हमारे हाथ में होगी। तो इसकी वजह से खान साहब की जो नीयत है ना वो बदल गई थी। अब उनको बता दिया गया कि जनाब फार्मूला वही है, कोई पंगा नहीं, कोई नहीं है। जिस तरह आप आराम से गए थे ना वो 24 नवंबर को, पिंडी जाऊंगा मैं, ये कर दूंगा मैं, इस्लामाबाद उड़ा दूंगा, वो सारी चीज़ें रैप अप करके जिस तरह बत्ती बना के वो वापस उनको थमा दी गई थी कि एलो जनाब ऐसा खेडो। तो उसके बाद आपने अच्छे बच्चों की तरह वहाँ से वापसी का रास्ता इख्तियार किया था, फेस सेविंग ले ली थी। तो अब उस पर इंसिस्ट नहीं करना आपने बस आराम से चलना है और इस मुल्क में इंतशार नहीं पैदा करना। बहुत इंतशार पैदा हो गया। और ये जनरल बाजवा के हवाले से आपने एकदम बयानबाजी शुरू कर दी है कि बाजवा ने डबल गेम खेल लिया, तो बाजवा साहब ने डबल गेम नहीं खेल ली। डबल गेम जो खेल रहा है वो भी जाहिर करा दिया गया है। अब ये मजे की बात है, ये यहाँ पे पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो कहते हैं ना 100 सुनार की 1 लोहार की। पुरजलाई से एक तो पैगाम दिला दिया गया कि जनाब सिचुएशन ये है, मैसेज मुलाकात हुई चौधरी पुरजलाई की आला फौजी हुकाम से, वहाँ ये बातें हुई, उन्होंने कह दिया जनाब खास साहब सिचुएशन ये है कि मार्च तक थे असम्बलियाँ नहीं तोड़ेंगे, हम नहीं तोड़ेंगे, ना तोड़नी चाहिए, बाकी तुम्हारी मर्जी उस पंगा लेना है। दूसरा बाजवा साहब के हवाले से वजाहत कर दी चौधरी पुरजलाई ने, जो असल गेम थी कि बाजवा साहब ने चौधरी पुरजलाई को कॉल करके नहीं कहा था कि आप इमरान खान के साथ चले जाए। पुरजलाई साहब ने कॉल की थी बाजवा साहब को, और एक नहीं को 50 कॉल की थी ऐसी। फिर किसी की जगह पे उन्होंने कॉल उठा ली तो उनसे बात कर ली उन्होंने और मशवरा मांगा। जब उन्होंने कहा कि आप जहाँ चाहे चले जाए, हमारा कोई ताल्लुक नहीं, तो इन्होंने पुरजलाई साहब ने बताया कि मैंने उन्हें बताया बाजवा साहब को कि शरीफ ख़ानदान के साथ हमारा तजर्बा अच्छा नहीं है, वो हमें चलने नहीं देते। यानी जाहिर है वहाँ पे कितने सारे बॉस हैं, तो एक इतने सारे लोगों के साथ पुरजलाई साहब तो दब जाते। और उनको फिर ये भी पता कि नवाज शरीफ को हम छोड़कर गए थे, नवाज शरीफ और जब वो एग्जाइल हुए थे तो उसका जहन में होगा नवाज शरीफ के, लेकिन इसमें तो मजबूरी है और हमें पीडीएम वाले वापस ले रहे हैं, लेकिन वो नवाज शरीफ तो माफ़ करने वालों में से नहीं है। तो वो खदशा उनके जहन में था, वो उन्होंने बाजवा साहब को बता दिया। तो बाजवा साहब ने कहा जो मर्जी कर लो यार। फिर इमरान खान बोला ठीक है ठीक है। अब मेरे से को पूछेगा जनाब मैंने दसो कि मैं कराची जाना ट्रेन से जाना कि जहाज से जाना, तो मैं आपको क्या बोलूँगा? मैं आपको जो आपको सूट करता है वो चले जाए। आप ये कहें जी मेरे पास जहाज़ का किराया नहीं है, तो फिर मैं कहूँगा ट्रेन में चले जाओ। और अगर आप कहेंगे जी नहीं मेरे ट्रेन जहाज़ का किराया भी दो, तो फिर तो समझ में आती है। तो ऐसा नहीं हुआ। पुरजलाई साहब ने ये नहीं कहा कि आप हमें इमरान खान साहब से मिला दें या हमें आप किधर हैं। तो एक तो चीज़ ये जाहिर हुई कि इस्टेब्लिशमेंट उस वक्त ना पीडीएम के साथ थी ना इमरान खान के साथ थी, वो न्यूट्रली थी। इसलिए उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं आपने मुस्लिम लीग नून के साथ ही रहना है, आपने पीडीएम के साथ ही रहना है, ये नहीं कहा।
अगर बाजवा साहब ये कहते तो एक बात साबित हो जाती कि फौज इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पीडीएम को लेकर आई है और पीडीएम के पीछे इस्टेब्लिशमेंट है, तो वो भी साफ हो गया कि नहीं थी, वरना परवेज इलाही को कहा जाता। और दूसरा, इमरान खान के साथ भी नहीं थी, क्योंकि मशवरा तो खुद मांगा परवेज इलाही साहब ने। तो परवेज इलाही साहब ने समझा कि ना ये इधर के ना उधर के, तो साड़ी मर्जी जिधर मर्जी जाइए, तो हम चले गए फिर इमरान खान के साथ ही। क्योंकि फौज अगर कहती कि हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ है तो हम सलूट मारते उधर चले जाते, वो कहते इमरान खान के साथ सलूट मारते उधर चले जाते, लेकिन दोनों तरफ नहीं थी। ये तो उनको किसी फौजी जनरल का फ़ोन आया और बाजवा साहब से मशवरा मांगा और उनका जितने जाना जाओ भाई जान छोड़ो, तो असी इमरान खान चले गए। अब इमरान खान के साथ जाने का उनको फ़ायदा क्या है? इमरान खान साहब लेस एक्सपीरियंस है, उनके पास को 5-7 लोग नहीं है जो यानी उतने कदावर लीडर नहीं है कि वो परवेज इलाही को दबा लेते। पीडीएम में तो देखे ना, एक लाइन लगी हुई थी, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मौलाना फजलुर रहमान, तो कि एक सारे इतने सारे बॉसों के साथ परवेज इलाही साहब को निपटना मुश्किल हो जाता। तो टेक्निकली वो ठीक चले गए, लेकिन पता ही चला कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट ना उनके साथ थी ना इनके साथ थी। तो डबल गेम कौन कर रहा था? डबल गेम फिर परवेज इलाही साहब ने कहा कि डबल गेम ना खान कर रहा था ना बाजवा कर रहा था, तो सही कह रहे हैं, परवेज इलाही साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं। उन्होंने बता दिया जनाब डबल गेम ना खान साहब कर रहे हैं ना बाजवा साहब, डबल गेम असी कर रहे हैं भैन, असी फौज के नाल। अगर आपने ये चेक करना कि फौज किसके साथ है तो फिर हमें चेक करें, हम किधर खड़े हैं। तो ये है आटे दाल का भाव। परवेज इलाही साहब खुद को एस्टेब्लिशमेंट का तर्जमान बनाकर पेश कर रहे हैं, तर्जमान कह लें, क्योंकि वो आज खुद ड्यूटी है ना, जैसे शेर रशीद के पास थी। लेकिन इसमें भी अभी कोई हकीकत नहीं है कि फौज ने कहा है, अभी भी वो सिर्फ चूँकि इसलिए कोई स्टेक होल्डर है, वो पंजाब के वज़ीर आला है, और पंजाब में अगर असम्बली टूटेगी तो अनरेस्ट होगा, तो फिर वो मैंने आपको बताया कि इससे फौज ला ताल्लुक रह नहीं सकती। उनको बुला के बता दिया गया। हाँ सब कल ने पेरे बीमार, कल उन्होंने जनाब वो गए शौकत खानम, मेरी टांग में दर्द शुरू हो गई, ये हो गया वो हो गया, कोई मुलाकातें नहीं, कोई नहीं, वो कल से सदमे में है। और फिर परवेज इलाही का इंटरव्यू देखने के बाद तो और ज़्यादा उनको वो कहते हैं ना ठंड लगी होगी। तो अगले कुछ महीनों तक खान साहब की सेहत जो है ना वो काबू में नहीं आनी। वो चूँकि कल परसों उन्होंने धमकी लगा दी थी ना कि इसी महीने असम्बलियाँ तोड़ूंगा, तो फिर एमरजेंसी से 2 इंटरव्यू अरेंज कराए गए। एमरजेंसी में खान साहब के इंटरव्यू के 24 घंटे नहीं गुजरे थे कि परवेज इलाही साहब को इंटरव्यू देने पड़े। अब दसो जनाब कि बाजवा साहब ने आपको नहीं कहा था, आपने मशवरा मांगा था। और इमरान खान साहब जो आज असम्बलियाँ तोड़े, मार्च से पहले नहीं तोड़ सकते। ये तो कहता था मुझे गोलियाँ लगी हैं और पर्चा दर्ज करो डीजीसी पे फला 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 पे। और वो परवेज इलाही ने ये भी बता दिया कि हमने पर्चा क्यों नहीं दर्ज किया। उन्होंने कहा हमने पर्चा दर्ज करा सकते, हम फौज के खिलाफ नहीं जा सकते, तुसी भावें जाना तो जाओ। तो ये यानी सियासत के अंदर अगर आपने मुनाफकत का कोई चेहरा देखना हो तो आपको बड़ी आसानी से मिल जाता है अगर थोड़ा सा एनालिसिस करें। तो आज के लिए इतना ही इस खबर के साथ कि जनाब इमरान खान साहब की जो अगली सियासी चाल होगी वो कोई और धमाका कर सके तो करे, लेकिन जिस धमाके को वो करने की कोशिश कर रहे थे कि सीमा होगा, उस पर तो फिलहाल औस पड़ गई है। एक हो सकता है इमरान खान बड़े बहादुर बन जाए और कई परवेज इलाही को देखे जी मैं तो आपकी नहीं मानता, फौज की नहीं मानता, तोड़ो असम्बलियाँ देखी जाएगी। करे इमरान खान साहब हिम्मत। वैसे मैं तो इस हक में हूँ कि इमरान खान को चाहिए कि लड़ जाए बिड़ जाए, यानी लड़ा दे बमोले को शहबाज से, तो खान साहब बमोले बन जाए और खुद शहबाज शरीफ से लड़ा दे और करा ले इलेक्शन, तोड़े असम्बलियाँ। वो दूसरे भी असम्बलियाँ इलेक्शन कराने के लिए तैयार है। तो फिर इलेक्शन आम इलेक्शन होता है कि नहीं होता ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा भी इमरान खान के हाथ में नहीं रहेगा। तो अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होती अगले व्लॉग में। अपना गिरदुआ के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा।